नमस्कार साथियों, गवर्नमेंट कॉलेज जनता के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड क्वांटम मैकेनिक्स में हम बात कर रहे थे पहली यूनिट क्वांटम भौतिकी के विकास के बारे में। क्वांटम भौतिकी के विकास से संबंधित हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था वो था कृष्णिका विकिरण से संबंधित एक एक्सपेरिमेंट, जिसमें कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र हमने देखा था और उसको समझाने के लिए चिरसम्मत सांख्यिकी के द्वारा किए गए प्रयासों की भी हमने विवेचना की थी। हमने ये देखा था कि चिरसम्मत सांख्यिकी उसको समझाने में विफल हुई। वीन का विकिरण नियम और रेले जीन्स का विकिरण नियम उसमें आया, दोनों नियम फेल हुए। उसके बाद सन 1900 में मैक्स प्लांक ने अपनी प्लांक कंसेप्ट या क्वांटम कंसेप्ट थी जो बिल्कुल सक्सेसफुल हुई। उसने कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को पूरी तरह क्लियरली समझाया और वहीं से वास्तविक क्वांटम मैकेनिक्स का विकास शुरू हुआ। क्वांटम मैकेनिक्स एक इंडिविजुअल ब्रांच के रूप में, फिजिक्स की एक इंडिविजुअल ब्रांच के रूप में आगे बढ़ी सन 1900 के बाद। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो दूसरा एक्सपेरिमेंट है जिसे क्वांटम कॉन्सेप्ट को और अधिक बल मिला और इसके बाद ये क्लियर हो गया कि क्वांटम थ्योरी फिजिक्स की एक अलग ब्रांच के रूप में चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल क्लासिकल से बिल्कुल अलग कंसेप्ट थी। आज के टॉपिक का नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में वैसे तो हेनरिक हर्ट्ज ने 1886 के आसपास पता लगा लिया था कि ऐसा होता है, परंतु इसका जो वास्तविक प्रयोग जो है वो हॉलबॉक्स और लेनार्ड ने 1886 से 1902 के बीच में किया। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो जब किसी धातु की प्लेट पर, कोई धातु की प्लेट है अपने पास, उस धातु की प्लेट पर अगर हम एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराते हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं धातु की प्लेट की। धातु की प्लेट की या धातुओं की प्रॉपर्टी होती है, उसमें बहुत सारी मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उस धातु की प्लेट में सरफेस के अंदर, उसके पृष्ठ के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं। तो धातु की प्लेट पर जब हम एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराते हैं तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। धातु की प्लेट पर जब हम एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराएंगे तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। यही परिघटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। अब यहाँ पर हमने बात की एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की, मतलब एक आवृत्ति का एक मान है, उस मान से अधिक आवृत्ति का प्रकाश वहाँ पर जब आपतित कराया जाएगा तभी उस धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। ये बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो वो निश्चित आवृत्ति जिससे अधिक आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा वो कहलाती है देहली आवृत्ति। ये चीज़ यहाँ पर नोट करने की है। तो एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश ही धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सकता है। ये परिघटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। अब हॉलबॉक्स और लेनार्ड ने इस प्रयोग को कैसे किया, इसके बारे में, इसकी प्रायोगिक व्यवस्था को हम देखेंगे। तो इसमें ली गई है एक निर्वातित नलिका, विसर्जन नलिका। ये कांच की एक ट्यूब होती है। इस कांच की ट्यूब के अंदर निर्वात होता है। निर्वात में रखी हुई होती है दो प्लेटें, एक होती है क्यू प्लेट और दूसरी हो सकती है पी प्लेट। क्यू प्लेट प्रकाश संवेदी प्लेट होती है। प्रकाश संवेदी प्लेट का अर्थ है
कि इस प्लेट पर जैसे ही विकिरण का आपतन कराया जाएगा, प्रकाश का आपतन कराया जाएगा, तो उस प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकलेंगे। अर्थात ये ऐसे पदार्थ की बनी हुई है जो प्रकाश के लिए संवेदी है, जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सकता है। दूसरी प्लेट है संग्राहक प्लेट। ये ऐसी प्लेट है जो Q से उत्सर्जित हुए इलेक्ट्रॉनों का संग्रहण करेगी। जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और P प्लेट तक पहुँचेंगे। बीच में निर्वात है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति करते हुए इस प्लेट तक पहुँचेंगे। ये सारा काम इस निर्वातित विसर्जन नलिका के अंदर होगा। प्लेट P व Q एक माइक्रोमीटर, एक माइक्रोमीटर, एक दिक् परिवर्तक से होती हुई एक बैटरी से जुड़ी हुई होती है। बैटरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल की होती है, काफ़ी ज़्यादा विभवांतर इसका होता है। एक विभव विभाजक हम यहाँ पे लगा देते हैं जिससे कि हम मनचाहा वोल्टेज इस एक्सपेरिमेंट को, इस ऊपर वाले सर्किट को या इन प्लेटों को दे सकें। दिक् परिवर्तक यहाँ काम करता है पोलैरिटी को बदलने का। मान लीजिए इस समय ये एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि ये नेगेटिव जो टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल इस Q प्लेट की तरफ इस प्रकार से हम बता सकते हैं। तो ये Q प्लेट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल पे है या नेगेटिव पोलैरिटी पे है, ऋणात्मक टर्मिनल पे है। तब P प्लेट देखिए, P प्लेट पॉजिटिव पोलैरिटी पे है, धनात्मक टर्मिनल पे जुड़ी हुई है। दिक् परिवर्तक की सहायता से P प्लेट को नेगेटिव और Q प्लेट को पॉजिटिव बनाया जा सकता है। अर्थात इसको यहाँ से उठा के यहाँ जोड़ा जा सकता है या इसको यहाँ से उठा के यहाँ जोड़ा जा सकता है। ये होता है दिक् परिवर्तक या दिशा का परिवर्तन करने वाला, पोलैरिटी को चेंज करने वाला। तो इसकी सहायता से हम P व Q दोनों प्लेटों की पोलैरिटी को बदल सकते हैं। अब होता क्या है इसके अंदर देखिए कि जैसे ही इस बैटरी से प्लेट Q व P को जोड़ते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट काम करना शुरू हो जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, प्लेट Q पर विकिरणों का आपतन कराते हैं, प्रकाश की विकिरणों पर प्रकाश का आपतन कराते हैं। अब चूंकि प्लेट Q प्रकाश संवेदी है तो जैसे ही इस पर प्रकाश का आपतन होता है उस प्रकाश की ऊर्जा को प्लेट Q जो है वो ग्रहण करती है। तो उसको कौन ग्रहण करेगा, जो वहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही उन इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी एनर्जी पहुँची कि वो बाहर निकल सकते हैं तो वो यहाँ से पृष्ठ पर आ जाते हैं। पृष्ठ पर आने के बाद जैसे ही उनको वो P प्लेट की तरफ आगे की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि P प्लेट की पोलैरिटी पॉजिटिव है। यहाँ पर जो इंसिडेंट विकिरण बीम थी, जो आपतित विकिरण थी, उसकी ऊर्जा, कुछ मात्रा में ऊर्जा तो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में काम आएगी तथा शेष बची हुई इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित होगी और इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति करते हुए इस विसर्जन नलिका में होते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों का पृष्ठ से बाहर आना और कुछ गतिज ऊर्जा प्राप्त करना, ये दोनों काम आपतित विकिरण के द्वारा किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे बढ़ेंगे और P प्लेट पर पहुंचेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो Q प्लेट से उत्सर्जित हुए हैं इनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। चूँकि ये आपतित विकिरण के द्वारा उत्सर्जित हुए हैं तो इन्हें हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही Q प्लेट से P तक पहुंचेंगे तो यहाँ पर निर्वात होते हुए भी ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन P प्लेट तक पहुँच गए। इसका अर्थ है कि ये जो गैप था यहाँ पे, ये गैप भर चुका है। अब यहाँ पर ये सर्किट कंप्लीट हो गया। इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचे हैं तो आगे भी पहुँचेंगे। इससे क्या होगा, इस सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाएगी, धारा बहने लगेगी और उस धारा को हम इस माइक्रोमीटर से नाप लेंगे। ये धारा कहलाती है
प्रकाश विद्युत धारा, अर्थात फोटो इलेक्ट्रॉनों के बहने से जो धारा उत्पन्न हुई है वो कहलाती है प्रकाश विद्युत धारा। इस धारा का मापन हम माइक्रोमीटर से करेंगे। अब इन दोनों प्लेटों को कितना पोटेंशियल देना है, कितना विभव देना है, कितना विभवांतर इन पे लगाना है, उसको हम इस विभव विभाजक से डिसाइड करेंगे। कितना पोटेंशियल हमने दिया है उसको नापेंगे हम इस वोल्टमीटर से। तो इस वोल्टमीटर का काम है बैटरी के पोटेंशियल को नापना, और विभव विभाजक का काम है उस विभव को कंट्रोल करना। इससे क्या कर सकते हैं हम? इससे इस प्लेट की पोलैरिटी जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसकी पोलैरिटी या इसके विभव को हम सीमित कर सकते हैं, नाप सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कितना पोटेंशियल इनको देना है। तो हॉलबॉक्स और लेनार्ड ने इस प्रयोग द्वारा ये बताया कि आपतित विकिरणों के द्वारा इस प्लेट Q से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, वो इलेक्ट्रॉन P तक पहुंचेंगे और इस सर्किट में हमें कुछ ना कुछ धारा मिलेगी। यदि धारा मिलेगी तो ये कंफर्म हो जाएगा कि प्रकाश के द्वारा किसी धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव है और प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो हॉलबॉक्स और लेनार्ड ने अपने इस प्रयोग के द्वारा ये बताया कि यदि हम किसी धातु की प्लेट पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश जो है वो आपतित कराते हैं तो उस प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है और वो इलेक्ट्रॉन किसी अन्य प्लेट पर पहुंचते हैं और सर्किट कंप्लीट होता है, जिससे कि परिपथ में धारा बहने लगती है, जिसे हम प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। अब ऐसा एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर ही क्यों होता है, इसके बारे में हॉलबॉक्स, लेनार्ड और अन्य सभी जो भी एक्सपेरिमेंटलिस्ट इस पर अध्ययन कर रहे थे वो समझाने में नाकाम हुए कि ये आवृत्ति का ही इसमें चक्कर क्यों हो रहा है। यदि हम प्रकाश को डालते जा रहे हैं और उसकी आवृत्ति जो है वो निश्चित आवृत्ति से कम है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो ही नहीं रहा। ऐसा कैसे संभव है? यदि हम अधिक मात्रा में प्रकाश डालते हैं इसका अर्थ है अधिक मात्रा में ऊर्जा दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तो होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं हो रहा था। यदि हम एक निश्चित आवृत्ति, उस निश्चित आवृत्ति का नाम दिया गया था देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो उस देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश हम कितना ही डाल दें, डालते ही रहें, लेकिन Q प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो रहा था। Q प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन केवल तब ही संभव था जब Q प्लेट पर डाले गए विकिरण की जो आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति के बराबर या अधिक थी, तभी जाके Q प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव हो पाया। यदि देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश इसमें डालते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं था। ये जो रीज़न था ये क्लासिकल मैकेनिक्स की समझ से बाहर था। कोई ऐसा क्लासिकल मैकेनिक्स का फिनोमिना नहीं था, चिरसम्मत सांख्यिकी, चिरसम्मत भौतिकी का ऐसा कोई फिनोमिना यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा था जो इस चीज़ को समझा सके कि वास्तव में आवृत्ति का यहाँ पर चक्कर क्यों हो रहा है। तो इसे समझाने के लिए बाद में आइंस्टीन आए और आइंस्टीन ने प्लांक की कंसेप्ट को लिया और इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में सफलता पाई। इसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।